फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा प्रमिला जी अपनी बहन को ढूंढने की लिए पूरी कोशिश करती हैं और अपने बेटे को उनका पता लगाने के लिए कहती हैं। अब आगे प्रणव, उससे भी बड़ी बात यह है। सुधा सोच में पड़ गई। तभी पीछे से एक प्रौढ़ दंपत्ति को आते देख शुरू में तो पहचान नहीं पाई, लेकिन देर नहीं लगी पहचानने में। सुधा जब से प्रणव से मिली थी तब से बस एक ही चाहती उसकी किसी तरह एक बार दीदी से भी मिल ले, लेकिन यूँ अचानक। सोचा पहले तो पता होता तो थोड़ी विशेष तैयारियां कर लेती। पर मीला जी ऋषिकेश जी के पीछे पीछे चली जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं कौन लोग हैं। कुछ पता होता तो बातचीत में आसानी होती। तभी किसी महिला ने उनके पैर छुए। थोड़ा चौंकी प्रमिला जी। जब उस महिला ने सर उठाया तो प्रमिला जी तो बस देखती ही रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उम्र में भले ही सुधा से ज़्यादा हो, लेकिन पहचानने में पल भर की भी देर नहीं की प्रमिला जी ने। बस विश्वास नहीं कर पा रही थी। अगले ही पल जब ऋषिकेश जी और प्रणव को मुस्कुराता हुआ पाया तो सब समझ आ गया उनके कि क्यों कोई उनकी बात सुनकर भी अनसुना कर दे रहा था। बिना समय गंवाए सुधा को अपने सीने से लगा लिया। आज बरसों बाद दोनों बहनें एक दूसरे से मिल रही थी और ये आंसू इन्होंने आज तक किसी की सुनी है। हमेशा अपने मन की बात की है। भावना से ओतप्रोत थी दोनों बहनें। महल्ले वालों को भी आश्चर्य हुआ कि आखिर कौन आया इनके यहाँ। इतने दिनों तक किसी रिश्तेदार को इनके घर आते नहीं देखा था किसी ने। सब कानाफूसी कर रहे थे आपस में। पर सुधा इन सारी बातों से बेपरवाह अपनी दीदी में लगी थी। भीड़ में से एक औरत को सुधा खींच कर लाई और प्रमिला जी से मिलवाने लगी। सुधा, दीदी ये रीता है। शुरू में हमारा बहुत साथ दिया इन लोगों ने। थोड़ी देर बाद रीता और प्रमिला जी ने औपचारिक बातें की। फिर रीता ने उन सब से विदा ली। सुधा, अरे दीदी मैं भी कैसी हूँ, बातों में लग गई। आप रुको, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतने में प्रणव बोल पड़ा, आप बैठो मैं नाश्ता निकालता हूँ। रास्ते में पैक करवा लिया था। प्रमिला जी, हाँ सुधा, थोड़ी देर आराम से बैठने मेरे पास। और बच्चे कहाँ हैं तेरे? ऋषिकेश जी मजाक करते हुए, सुधा जी आप हमसे भी बात कर सकती हैं, आपकी दीदी कुछ नहीं कहेंगी। सुधा मुस्कुराने लगी। ऋषिकेश जी और सुधा जी आप तो शर्मा गई। सुधा दीदी को छोड़ जीजा जी की आवभगत में लग गई। तब तक प्रमिला जी उस छोटे से घर को बड़े गौर से देख रही थी। घर का हर कोना और दीवार सुधा की स्थिति बता रहे थे। प्रमिला जी ने सुधा का हाथ पकड़ अपने पास बिठाया और बोली, कहाँ तू अपने जीजाजी की बातों में लग गई? इनको जानती नहीं क्या तू? बताने बच्चे कहाँ हैं और श्याम जी? सब बताने। सुधा बड़ी बेचैनी हो रही है। सुधा एक पल के लिए शांत हो गई, बिल्कुल बच्चों की तरह सिर नीचे झुका लिया और कहने लगी, कितना सुनोगी दीदी और क्या क्या सुनोगी? इन बीते वर्षों में ईश्वर ने तुम्हारी सुधा की खूब परीक्षा ली। कहते कहते सुधा अपनी दीदी को पकड़ के बहुत रोने लगी। प्रमिला जी भी उसके साथ भावुक हो गई। फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, आज जो भी है तेरे मन में अपनी दीदी के सामने खोल कर रख दे, देखना तुझे भी अच्छा लगेगा। ऋषिकेश जी स्थिति भांपते हुए बोले, चल प्रणव, इन औरतें की बातें करने दे, हम घूम कर आते हैं। थोड़ी देर के लिए कमरे में चुप्पी छा गई। फिर सुधा ने कहना शुरू किया, दीदी बहुत खुश हो के हम दोनों दिल्ली आए थे। श्याम जी को ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी मिल गई थी। आप तो जानती ही हैं दीदी कि मेरे ससुराल वाले इनके गायन से उतने खुश नहीं थे। फिर भी परिवार के विरुद्ध जाकर इन्होंने दिल्ली आने का निर्णय लिया और मैं भी इनके पीछे पीछे हो ली। कैसे अकेला छोड़ देती इन्हें? आखिर हर कदम पर साथ देने के लिए वचनबद्ध जो थी। हम दिल्ली आ गए। इनके एक मित्र के यहाँ ठहरे थे। नियत तिथि पर ये घर से रेडियो स्टेशन के लिए निकले। हमने यही सोचा कि शायद वहाँ से हमारे नए जीवन की शुरुआत होगी, लेकिन विधाता ने तो हमारे लिए कुछ और ही लिखा था। उस दिन जाते वक्त ही श्याम जी का एक्सीडेंट हो गया। पूरे 2 महीने अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जब इनको छुट्टी मिली तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका था। आज की तरह उस समय हाथों हाथ मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे कि किसी को बताती या मदद लेती। कहते कहते गला रुंध गया और आंखें भर आई सुधा की। प्रमिला जी तो बिल्कुल जड़ हो चुकी थी बहन की आप बीती सुनकर। फिर भी आगे जानना चाहती थी कि क्या हुआ। उन्होंने सुधा को पानी पिलाया। फिर सुधा ने फिर से कहना शुरू किया, दीदी ये सब कठिनाइयाँ यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब श्याम जी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं 2 महीने के गर्भ से थी। घर से निकलते वक्त गर्भवती होने का अंदेशा भी नहीं था। यहाँ आकर पता चला। इनके ठीक होने के बाद मेरा गर्भपात हो गया। उस समय तो ऐसा लगता था मानो ये दिन फिरेंगे भी नहीं। लेकिन इस कठिन समय में इस रीता और इनके मित्र ने
हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमारी हर संभव सहायता की। वो कहते हैं न, ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो कई द्वार खोल भी देता है। परिवार से बढ़कर हो गई ये लोग हमारे लिए। इनके मित्र ने ही अपने मिल में इन्हें नौकरी लगवा दी। सब सही चलने लगा था अब, लेकिन फिर भी एक बच्चे की कमी थी हमारे जीवन में। और फिर पूरे 9 साल के बाद अंजलि मेरी कोख में आई, और 2 साल के बाद आरती। अब किसी बात की चिंता नहीं दीदी, सब सुचारू रूप से चल रहा है। वो कहते हैं ना, बड़ी बहन माँ की प्रतिमूर्ति होती है, वो बिना कहे सुने सब समझ लेती है। अब सुधा क्या कहती, घर का एक एक कोना मानो उसकी स्थिति बयां कर रहा था। पर मीला जी बोली, छोड़ ये सब बातें, बता श्याम जी कैसे हैं, कब तक आएंगे। कि दरवाजे पर खड़ा प्रणव बोल पड़ा। अरे आ गए। दरवाजे पर ऋषिकेश जी, श्याम जी और प्रणव मुस्कुराते हुए खड़े थे। श्याम जी परमिला जी के पैर छूने झुके तो परमिला जी कहने लगे, अरे नहीं नहीं, आप पाप चढ़ाएंगे मुझे, दामाद हैं आप। ऋषिकेश जी, मैं भी श्याम जी से यही कह रहा था। तभी अंजलि और आरती वहाँ आ गए। वो दोनों यही सोचकर आए थे कि वो भैया अब चले गए होंगे, लेकिन सबको देखकर सोच में पड़ गए कि ऐसे कौन से मेहमान हैं जो अब तक गए नहीं। परमिला जी आगे बढ़ गई और दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। परमिला जी ऋषिकेश जी से, सुनिए ने जी, ये तो बिल्कुल छोटी प्रभा लगती है ने। ऋषिकेश जी, बिल्कुल सही कह रही हो प्रभा की माँ। परमिला जी नाराज़ होते हुए, इस प्रणव ने कुछ ने बताया ही नहीं, कुछ लाते बच्चों के लिए। सुधा, अरे नहीं दीदी, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रणव, मुझे आप दोनों के चेहरों की खुशी देखनी थी, इसीलिए कुछ नहीं बताया। माँ फिर कभी ले आएंगे। सबने बहुत देर तक बातें की, खूब हंसी मजाक हुआ। सबने श्याम जी का गाना भी सुना। अब विदा लेने की घड़ी आ गई। पर मीला जी, एक सपने सा लगता है तुझसे मिलना सुधा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुधा अंदर के कमरे से एक पैकेट लाई थी, वो पैकेट अपनी दीदी को देने लगी। पर मीला जी, ये क्या है सुधा? सुधा, कुछ नहीं दीदी, एक साड़ी खरीदी थी अपने लिए, लेकिन आप पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। पर मीला जी, नहीं सुधा, तू पहन, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी हूँ मैं तेरी सुधा, इसीलिए तो कह रही हूँ, आप लीजिए ना, आप पहली बार घर आई हैं। पर मीला जी, अच्छा तो दूसरे दिन आऊँगी और मुझे जो भी चाहिए होगा तुझसे अधिकार से मांग कर लूँगी। ठीक सुधा, ठीक है दीदी। ये सब कहकर उन लोगों ने विदा ली। सुधा को अपने अंदर एक विशेष अनुभूति महसूस हो रही थी। वही अनुभूति, वही बल जो भीड़ में खोए हुए बच्चों को अपने माता पिता को देखकर होती है। घर पहुंचकर परमिला जी खुश तो थी, लेकिन चिंतित भी थी। ऋषिकेश जी समझ रहे थे कि कुछ तो चल रहा है परमिला जी के मन में, लेकिन उम्मीद कर रहे थे पहले परमिला जी पहल करें। आखिर परमिला जी ने शुरुआत की। परमिला जी, आपको कैसा लगा सुधा और श्याम जी से मिलकर? मुझे उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं लगी। सुनिए ने, कल बाजार से अंजलि और आरती के लिए कुछ कपड़े लेकर आएंगे। ऋषिकेश जी, आप जैसा कहें श्रीमती जी। परमिला जी, सुनिए ने, मजाक मत कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूँ जिससे मैं उसकी जिम्मेदारी बांट लूँ। ऋषिकेश जी, जो बन पड़ेगा हम करेंगे। परमिला जी, कुछ पैसे दे दे क्या? ऋषिकेश जी, प्रभा की माँ, कुछ ऐसा मत सोचना जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। परमिला जी ने हामी भरी। शायद ऋषिकेश जी ठीक ही कह रहे थे। परमिला जी ने सोचा, एक बार प्रभा से बात करेगी वो इस बारे में। उस रात सबके सोने के बाद परमिला जी ने प्रभा को फ़ोन मिलाया। प्रभा से बात करके ही उन्हें पता चला कि प्रभा जानती थी सुधा के बारे में। प्रभा ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि जो भी निर्णय होगा वो उनके हाथ साथ है। अगले दिन तड़के ही परमिला जी की नींद खुल गई और वो ऋषिकेश जी के उठने का इंतज़ार करने लगी। आखिर वो ऋषिकेश जी को अपने मन की बात बताना चाह रही थी और उन्हें यह भी जानना था कि ये सब सुनने के बाद आखिर ऋषिकेश जी क्या प्रतिक्रिया होगी। सुबह परमिला जी जल्दी उठ गई और उठकर ऋषिकेश जी के उठने का इंतज़ार करने लगी। आज एक एक मिनट भारी पड़ रहा था परमिला जी को। उनकी नज़रें बार बार घड़ी देख रही थी, लेकिन ऋषिकेश जी को सोते हुए घड़ी थोड़े ही ने दिख रही थी। अब परमिला जी ने सोचा, चल के नाश्ता ही बना लिया जाए, तो वो किचन की तरफ चल दी। नाश्ता बन गया। प्रणव प्रखर उठ गए और मॉर्निंग वॉक पे भी चले गए। तब जाके कहीं आधे घंटे बाद ऋषिकेश जी उठे। ऋषिकेश जी, चाय पिला दो प्रभा की माँ। परमिला जी, जी अभी लाई। परमिला जी ने सोचा, अच्छा है बच्चे घर पर नहीं हैं, वो अच्छे से अपने मन की बात कर पाएगी। अपनी कोई भी बात ऋषिकेश जी तक पहुंचाने के लिए इस चाय से बड़ा सहारा दिया है परमिला जी को। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर हाजिर थी। ऋषिकेश जी ने ही बात शुरू की। ऋषिकेश जी, मैंने कुछ सोचा है प्रभा की माँ।
परमीला जी पहले मेरी बात सुनिए, मैं कब से आपके उठने की राह देख रही थी, इसीलिए पहले मैं बोलूँगी। ऋषिकेश जी मुझे बहुत संजीदा बात करनी है, रात भर सपने में यही सब सोचता रहा। हम एक काम करें प्रभा की माँ, अंजलि को हम अपने साथ ले चलते हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी भी। परमीला जी एकटक ऋषिकेश जी को देखती लग गई कि कैसे ऋषिकेश जी भी वही सोच रहे थे, उनके मन में भी चल रहा था। परमीला जी एक बार प्रणव और प्रखर से भी पूछ ले। ऋषिकेश जी नहीं प्रभा की माँ, अभी हमारे बच्चों से पूछने के दिन नहीं आए, अभी हम अपना निर्णय उन्हें सुनाएंगे। मुझ पर भरोसा तो है न तुम्हें, हम समझेंगे कि हमारे 4 नहीं 5 बच्चे हैं। परमीला जी मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कहने में संकोच हो रहा था। आखिर हमेशा की तरह आपने एक बार फिर मेरा मन पढ़ लिया। कल रात ही तो प्रभा से कह रही थी, बेबी मेरी बच्ची ने बहुत मनोबल बढ़ाया मेरा, कह रही थी माँ जो भी निर्णय हो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ऋषिकेश जी क्यों नहीं कहेगी, आखिर हमारी ही तो परछाई है प्रभा। तभी प्रणव और प्रखर आ गए, प्रखर झूठ मूठ का नाराज होते हुए और हम ऋषिकेश जी हंसते हुए। तुम चारों हो प्रणव बाबूजी, बिल्कुल सही सोच है आप दोनों ने। प्रखर लेकिन क्या मौसी जी मानेंगी। परमीला जी और ऋषिकेश जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर सच ही तो कह रहा था प्रणव, ये तो उन दोनों ने सोचा था। क्या सुधा मानेगी इस बच्ची को देने के लिए जो इतनी मन्नतों के बाद उसे ईश्वर ने दी थी। और श्याम जी क्या वो तैयार होंगे। परमीला जी मैं जानती हूँ सुधा को, अपनी दीदी की बात वो कभी नहीं टालेगी, लेकिन मन में कहीं न कहीं ज़रूर लग रहा था कि क्या सच में सुधा मानेगी। फिर उन्होंने ऋषिकेश जी से कहा, सुनिए जी एक दिन के लिए सुधा और श्याम जी को यहाँ बुलाते हैं खाने पे, ठीक रहेगा ना, थोड़ा हम सबका आपस में घुलना मिलना भी हो जाएगा। ऋषिकेश जी ने हामी भर दी। धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। हाँ परमीला जी बीच बीच में कभी कभी सुधा से बात कर लिया करती थी। आखिर एक दिन परमीला जी ने सुधा, श्याम जी और दोनों बच्चियों को खाने पे बुलाने का सोचा और रविवार का दिन इसलिए रखा कि दोनों परिवार पूरा दिन साथ में बिताएं। परमीला जी ने फ़ोन लगाया श्याम जी के नंबर पर। सुधा प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप सब, एक बार फिर आइए न आप सब, उस दिन मन नहीं भरा आपसे मिलकर। परमीला जी सही कह रही है तू, बिल्कुल मन नहीं भरा, इसीलिए तुम सबको इस रविवार खाने पर आना है, जल्दी आ जाना, तब तो मेरी मदद भी कर पाएगी न। सुधा अरे दीदी आप इतनी तकलीफ़ मत कीजिए, मैं आऊँगी तो सब कर लूँगी। परमीला जी बिल्कुल तू ही करना, अब थक जाती है तेरी दीदी, उम्र भी तो हो चली है। सुधा हाँ दीदी हम जल्दी चले आएंगे। परमीला जी चल फिर मैं इंतज़ाम करूँगी, जल्दी आना, रखती हूँ। इतना कहकर फ़ोन रख दिया और बेसब्री से रविवार की राह देखने लगी परमीला जी। तुरंत जाकर इस बारे में ऋषिकेश जी को भी बता दिया। परमीला जी सुनिए ने बाजार चलिए, अंजलि और आरती के लिए कपड़े लेने हैं मुझे। ऋषिकेश जी हमने आपका कहाँ कभी टाला है जो आज टालेंगे। शाम को परमीला जी ऋषिकेश जी के साथ गई और जो भी उन्हें सुधा और बच्चों के लिए उचित लगा खरीद लाई। रविवार के दिन सही समय पर सुधा अपने परिवार के लेकिन धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल गई। सुधा दीदी प्रखर कितना बड़ा हो गया है, अब तो एक साथ 2-2 बहुएं लानी पड़ेंगी। सभी ठहाकों के साथ हंसने लगे। पहले तो दोनों बच्ची चुपचाप खड़ी थी, फिर सबके साथ आ गई। श्याम जी अब सुधा जी से कोई मजाक करेंगे तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे, भाई आपसे पुरानी दोस्ती है हमारी और सुधा जी की। परमीला जी और सुधा ने मिलकर खाने की तैयारी की और खाना बनाया। सब लोगों ने खूब हंसी मजाक के बीच खाना खाया। ऋषिकेश जी बड़े हंसमुख स्वभाव के थे, बीच बीच में सबको छेड़ते रहते थे। श्याम जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। श्याम जी बिल्कुल नहीं भाई साहब, आप ही के बहाने हम आज असली छुट्टी मनाएंगे। सुधा ने झूठ मूठ की नाराज़गी वाली आंखें दिखाई श्याम जी को। ऋषिकेश जी सुधा जी अरे प्रणव को ट्रेनिंग दीजिए खाने पीने की, वरना ससुराल वाले कहेंगे। परमीला जी बीच में टोकते हुए अरे खाने दीजिए, सबको परेशान कर दिया है। ऋषिकेश जी जैसी आपकी आज्ञा श्रीमती जी। श्याम जी मेरी एक सलाह आप मानिए, परिवार सुचारू रूप से चले इसके लिए श्रीमती जी की आज्ञा का पालन जरूर करिए। परमीला जी आप फिर बोले। यूं ही सब हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। इस बीच परमीला जी की नज़रें बार बार अंजलि पर थी, मानो उन्होंने दिल से उसे अपना मान लिया था। अंजलि बहुत समझदार थी और थोड़ी चंचल भी। परमीला जी को उसमें बड़ा प्यार आ रहा था। खाना खाने के बाद श्याम जी और ऋषिकेश जी समाचार देखने में व्यस्त हो गए, बच्चियां भाइयों के साथ, और परमीला जी और सुधा दूसरे कमरे में चले गए आराम करने।
परमीला जी बड़ी प्यारी है अंजलि, आरती भी प्यारी है, लेकिन न जाने क्यों इससे कुछ अलग सा ही जुड़ाव महसूस कर रही हूँ। सुधा, सच कहूँ दीदी, ये बिल्कुल आप जैसी ही है। इतने दिनों मैंने अंजलि के पापा से भी नहीं जिक्र किया, लेकिन ये मुझे अक्सर आपकी याद दिलाती थी। छोटी सी उम्र में ही बड़ी सियानी हो गई है ये। परमीला जी भरी हुई आंखों से, तो मेरी परछाई को मुझसे दूर मत कर सुधा, इसे मुझे दे दे। जब से इसे देखा है एक पल के लिए भी प्रभा और प्रिया से कम नहीं लगी है मुझे। मुझ पर विश्वास कर सुधा, तुझसे कम प्यार नहीं करूँगी इसे। सुधा समझ नहीं पा रही थी कि परमीला जी अचानक से ऐसा क्यों कह रही हैं, और परमीला जी की आंखों में आंसू देखकर बिल्कुल घबरा गई। सुधा दीदी, क्या कह रही हैं आप? आपकी है अंजलि, और अंजलि ही क्यों, आरती भी, हम दोनों में कोई फ़र्क है क्या? बच्चों के लिए परमीला जी, याद है जब प्रणव छोटा था, मैं मायके से लौटती तो प्रणव तुझे छोड़ना नहीं चाहता था, और न जाने कितनी बार मैं प्रणव को तेरे पास छोड़ आती थी। क्या उसी तरह तू अपने अंजलि को मेरे पास छोड़ सकती है? जब से प्रिया गई है अकेली पड़ गई है तेरी दीदी, पूरा घर काटने को दौड़ता है। सभी बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं। सुधा किचन से पानी लेकर आई और परमीला जी को पिलाया। थोड़ा आराम मिला परमीला जी को। परमीला जी, बोलने सुधा, क्या सोच रही है? कुछ तो जवाब दे, हाँ या ना, कुछ तो बोल। मैं मन को समझा लूँगी, तेरा जो जी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। सुधा दीदी, आज तक ऐसा कभी सोचा नहीं कि अंजलि या आरती को खुद से दूर करने का। इन दोनों के जन्म के बाद कभी मायके या ससुराल भी नहीं गई कि ये लोग किसी और को जाने। मुझे आपके प्यार पर पूरा विश्वास है दीदी, मुझसे ज़्यादा ही प्यार करेंगी आप इसे। परमीला जी सुन, ज़्यादा सोच मत, तू और श्याम जी मिलकर विचार कर। कोई जल्दी नहीं है, अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। सुधा ने सर हिला दिया, लेकिन अंदर तक बेचैन हो गई सुधा। आखिर कैसे इस बारे में श्याम जी से बात करेगी? बात करते करते शाम हो गई। अब सुधा और श्याम जी के विदा लेने का समय आ गया। अंजलि जिद करने लगी, मम्मी मैं मौसी जी के पास ही रुक जाऊं प्लीज़। सुधा समझाते हुए, नहीं बेटा, तुम परेशान कर दोगी सबको। अंजलि, नहीं मम्मी, नहीं करूँगी प्लीज़। परमीला जी बहुत खुश हुई कि बच्ची ने खुद जिद की। उन्हें ये ईश्वर का कोई इशारा लगा। श्याम जी, उनका मन है तो रुक जाने दो सुधा को, पहली बार किसी अपने से मिली है। श्याम जी की बात सुनकर सुधा चुप ही हो गई। अंजलि को छोड़ सुधा और श्याम जी आरती को लेकर चले आए। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। रात को सोते वक्त श्याम जी ने ही बात छेड़ी, दीदी और भाई साहब, ऋषिकेश जी ने कैसे हमें ढूंढ लिया। कभी कभी सब एक सपने जैसा लगता है। सुधा, सही कह रहे हैं आप। सुधा ने सोचा किसी तरह तो बात बतानी होगी, क्योंकि आज जब दीदी ने उससे अंजलि के बारे में बात की तो बहुत बेबस दिखी। उन्हें सच में किसी की ज़रूरत है। श्याम जी, सुधा, पता है भाई साहब दीदी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, शायद अकेलेपन खाया जा रहा है उन्हें। याद है जब पहले दिन यहाँ आई थी तो कितनी चुपचाप थी, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि मुहूर्त में जान आ गई हो। मैंने भी भाई साहब के बताने के बाद ही गौर किया। सुधा, दीदी का अकेलापन कभी से पसंद नहीं था, इसीलिए तो दीदी के सास ससुर भी दीदी को बहुत चाहते थे। वो होते तो शायद दीदी व्यवस्थ और ज़्यादा खुश होती। श्याम जी, भाई साहब की चिंता का कारण यही तो था कि सबके साथ है तो ठीक है, बच्चों से दूर होने के बाद फिर से वैसी हो जाएगी। सुधा, एक बात कहूँ? श्याम जी, हाँ कहो ने सुधा थोड़ा सकुचाते हुए, दीदी ने हमारी अंजलि मांगी है। श्याम जी चकित रह गए, तुमने क्या कहा? सुधा, क्या कहती, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। श्याम जी, तो क्या इसीलिए भाई साहब? माना कि हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अपने दोनों बच्चों के पालने में मैं समर्थ हूँ। मैं, सुधा, दोनों मतलब नहीं था उनका। दीदी कह रही थी कि बचपन में प्रणव को भी तो मेरे पास न जाने कितनी बार छोड़ा है। श्याम जी को सब सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अंजलि को वहाँ क्यों छोड़ा। अगले दिन सुबह उठते ही सुधा ने पाया कि श्याम जी घर पर नहीं है। इधर रात भर परमीला जी अंजलि को अपने पास पाकर ही निहाल हो रही थी। हमेशा की तरह परमीला जी सुबह उठकर चाय बनाने लगी। आज ऋषिकेश जी भी तड़के ही उठ गए थे। दोनों अंजलि के बारे में बातें कर ही रहे थे, यूं कहिए उसके उठने का इंतजार कर रहे थे। परमीला जी, कल अंजलि ने प्रभा और प्रिया से भी बात की। रिया, प्रभा की बेटी से तो बात, थोड़ी ही देर में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। क्यों जी, रिया और अंजलि हम उम्र ही होंगी ने? सुनिए जी, आपको क्या लगता है? क्या सुधा और श्याम जी? वो बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ऋषिकेश जी, कब गए थे ये दोनों की इतनी जल्दी आ भी गए? परमीला जी, आप देखिए ने, मैं चाय लेकर आती हूँ। ऋषिकेश जी ने दरवाज़ा खोला।
तो सामने पाया कि श्याम जी खड़े हैं। ऋषिकेश जी, अरे आप आइए आइए, अंदर आइए। प्रभा की माँ, एक कप चाय और श्याम जी के लिए। जी लाई, अंदर से आवाज़ आई। श्याम जी, अंजलि कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ, आज उसका टेस्ट है। अभी तक सो रही है क्या? ऋषिकेश जी, आप अंदर आइए न पहले। आपने क्यों तकलीफ़ की? प्रणव छोड़ा था उसे आपके पास। परमीला जी चाय लेकर आ गई। बड़े सही समय पर आए हैं श्याम जी, नाश्ता करके जाइएगा। श्याम जी, किसी और दिन दीदी, आज ज़रा जल्दी में हूँ। ऋषिकेश जी को श्याम जी कुछ परेशान लगे। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, कोई परेशानी श्याम जी? तब तक अंजलि उठकर आ गई और दौड़ के श्याम जी के गले लग के झूल गई। पापा जी, आप, मेरी याद आ रही थी। श्याम जी, चल बेटा जल्दी चल, तेरा टेस्ट है ने। अंजलि, नहीं पापा जी, आज स्कूल बंद है ने। इतना के सुनते ही ऋषिकेश जी और परमीला जी एक दूसरे को देखने लगे। परमीला जी बहुत देर तक जड़वत सी बैठी रही। शायद वो समझ गई थी कि ऋषिकेश जी ने हमेशा की तरह एक बार फिर उन्हें संभाला। ऋषिकेश जी, अरे क्या हुआ? एक बार फिर से चाय पिला दो, मन नहीं भरा। परमीला जी भी शायद यही चाहती थी। चाय के बहाने ही सही, रसोई पहुँचते पहुँचते एक बूंद आंसू लुढ़क कर गालों पर आ ही गया। चाय बनाकर ऋषिकेश जी को दिया और कहा, अब चलिए जी, मन भर गया है, बहुत से काम होंगे घर पे। बच्चों से भी मिलना जुलना हो गया और सुधा का भी पता भी मिल गया, वो लोग भी सकुशल हैं। इसीलिए अब चलिए भी। ऋषिकेश जी, प्रभा और प्रिया से नहीं मिलना? बच्चों के लिए जो लेकर आए हैं और जो भी लिया है उन्हें नहीं देना क्या? परमीला जी, अब कहीं नहीं जाना, बस घर जाना है। तभी प्रणव आ गया। अरे कौन कहाँ जा रहा है? मुझे भी तो कोई बताएगा। ऋषिकेश जी ने बिना किसी भूमिका के प्रणव से कहा, बेटा अब हम घर जाना चाहते हैं, तुम टिकट करा दो हमारी। परखर, अरे माँ इतनी जल्दी? ऋषिकेश जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, हाँ गांव से फ़ोन आया था, जाना पड़ेगा। परखर, चुटकी, अंजलि कहाँ गई? प्रेम परमीला जी शून्य में ताकते हुए बोली, चली गई वो। प्रणव और परखर माँ की उदासी का कारण समझ चुके थे। धीरे धीरे परमीला जी सामान्य रहने का प्रयास करने लगी, लेकिन अंजलि जैसे उनके मन को छोड़कर जा ही नहीं रही थी। 7 दिनों बाद की टिकट करवा प्रणव ने। इस बीच प्रणव ने गौर किया कि जो माँ मौसी को ही ध्यान में ही रखकर दिल्ली आई थी, अब वो मौसी के बारे में चर्चा भी नहीं कर रही। खैर, दिन बीतते देर नहीं लगी और जाने का दिन भी आ गया। प्रणव सबको लेकर समय से स्टेशन पहुंच गया। अभी ट्रेन आई नहीं थी। सब मिलकर ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे। प्रणव बार बार घड़ी देख रहा था। थोड़ी उदास और खोई खोई सी थी परमीला जी। ये जो मन है ना, किसी की सुनता नहीं। लोग लाख कहें कि हमें मन पर काबू करना चाहिए, परिस्थितियों के साथ थोड़ा सामंजस्य बिठाना चाहिए, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, वो उदास हो ही जाता है। कुछ ऐसी ही मन स्थिति परमीला जी की भी थी। अचानक से कहीं से उन्हें आवाज़ सुनाई दी, दीदी दीदी। लेकिन उन्होंने मन का वहम समझकर सर झटक दिया। मन थोड़ा फिर बेचैन हो गया। वो बोतल निकालकर पानी पीने लगी। पानी जैसे ही ख़त्म किया, देखा सुधा सामने खड़ी है। परमीला जी की आंखें भर आई। उन्हें लग रहा था एक गलत निर्णय के कारण वो अपनी बहन से बिना मिले जा रही थी। परमीला जी, माफ़ कर दे सुधा, बिना कहे जा रही थी। लेकिन तुझे किसने बताया? परमीला जी ऋषिकेश जी की तरफ देखने लगी। सुधा, नहीं दीदी, प्रणव का फ़ोन आया था। इतने में श्याम जी ने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, उस दिन के व्यवहार के लिए मैं अचानक आ गया। और परमीला जी, अरे आप पाप लगाएंगे क्या? दामाद हैं आप, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ी स्वार्थी हो गई थी मैं। ऋषिकेश जी माहौल हल्का करने के लिए, अरे श्याम जी, आप मेरा आशीर्वाद लीजिए, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। सब ऋषिकेश जी की बातें सुनकर हंसने लगे। सुधा बिल्कुल रुआसी हो गई और कहने लगी, दीदी आपकी यही बातें तो हैं जो आपको सबसे अलग करती हैं। आप मेरे ही बारे में सोच रही थी, लेकिन खुद को स्वार्थी कह दिया और आपने बिना कहे टिकट कटवा ली। अपनी अंजलि को छोड़ के जा रही थी। मौसी दूर से अंजलि चिप्स का पैकेट लिए परखर के साथ आ रही थी। परमीला जी को एक पल अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो एक बार सुधा को तो एक बार अंजलि को देख रही थी। परमीला जी सुधा का हाथ पकड़कर, सच कह रही है तू? सुधा, हाँ दीदी, आपने ठीक सुना। प्रणव, लेकिन टिकट तो नहीं है इसकी। ऋषिकेश जी, मैं फ़ाइन भर दूंगा, चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई और सब परमीला जी और ऋषिकेश जी के साथ अंजलि भी जा रही थी।
समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। पहले प्रणव और फिर प्रखर की शादी भी हुई और अब अंजलि पूरे घर की लाडली बन चुकी थी। इसी बीच प्रमिला जी और ऋषिकेश जी ने अंजलि की शादी ऋषिकेश जी के मित्र के बेटे से तय कर दी। आज अंजलि की शादी है, पूरा घर मेहमानों से भरा है। सबसे ज़्यादा तसल्ली ऋषिकेश जी को है। जो जिम्मेदारी उन्होंने 11 वर्ष पूर्ण ली थी, आज उसका भली भांति पूर्ण करने का समय आ गया है। ऋषिकेश जी ने प्रणव से कहकर श्याम जी और सुधा को अपने कमरे में बुलवाया था। ऋषिकेश जी श्याम जी से, श्याम जी आप सुधा जी व्रत में ही है न? पंडित जी पूछ रहे हैं। श्याम जी आश्चर्य से, क्यों भाई साहब? ऋषिकेश जी वो कन्यादान के लिए। श्याम जी बात बीच में काटते हुए, लेकिन वो तो आपका और दीदी का अधिकार है भाई साहब। प्रमिला जी अश्रुपूर्ण आंखों से सुधा की तरफ देखने लगी। सुधा जी प्रमिला जी का हाथ अपने हाथ में लेकर, हाँ दीदी ये सही कह रहे हैं। जो स्नेह बंधन अंजलि के साथ आपने बांधा है तो ये आपका ही अधिकार है। माँ अंजलि आकर प्रमिला जी के सामने खड़ी हो गई। अंजलि, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? देखिए न, प्रखर भैया कह रहे हैं कुछ खास नहीं लग रही। प्रमिला जी ने नज़र का टीका लगाते हुए अंजलि का माथा चूम लिया और कहा, इस दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन लग रही है मेरी गुड़िया। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।